केमिस्ट्री में आप देखोगे हेडिंग है प्रेरित उत्प्रेरक। आपको 3 उत्प्रेरक बताए जा चुके हैं। पहले तो हमने उत्प्रेरक को 2 तरह से क्लासिफाइड किया था, उसके फेज को देखकर, अवस्था को देखकर, और उसमें बताया गया कि एक समांगी उत्प्रेरक होता है और एक विसमांगी उत्प्रेरक होता है। जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक के प्रावस्थाएं समान होती है, मतलब जैसे दोनों ठोस हो या दोनों द्रव हो या दोनों गैस हो, तो ऐसे को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन यदि उनकी प्रावस्थाएं अलग हो जाए, जैसे गैसों के रिएक्शन में ठोस उत्प्रेरक आ जाए या द्रव के रिएक्शन में ठोस उत्प्रेरक आ जाए या गैसों के रिएक्शन में द्रव आ जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? मतलब बहुत ही आसान है कि जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं उसे समांगी, और जिसमें विभिन्न अलग अलग प्रावस्था में होते हैं उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन उसके नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, तो उत्प्रेरक 4 तरह का नजर आया। एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक स्व उत्प्रेरक और एक प्रेरित उत्प्रेरक। आपको रिपीट करा दे रहे हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। स्व उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक होता है जिसमें अपक्रिया का उत्पाद स्वयं अपक्रिया को दर को घटाने या बढ़ाने लगता है। जो है अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का उत्पाद स्वयं अपक्रिया की दर को बदलने लगता है, अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, ऐसे को हम लोग स्व उत्प्रेरक या ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, और इसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन चौथा रहा क्या? प्रेरित उत्प्रेरक। ये भी इंडक्शन से है, इंड्यूस्ड हम बोलते हैं इंडक्टिव कैटालिसिस। इंडक्टिव का मतलब वो इंड्यूस, किसी दूसरे की वजह से। लिखेंगे जब कोई रासायनिक अपक्रिया किसी दूसरे अपक्रिया के साथ अपक्रिया के कारण, किसी दूसरे अपक्रिया के कारण प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, तो इसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। आपको पता होगा प्रेरित का मतलब वो क्रिया जो स्वयं तो नहीं चल पाएगी, लेकिन किसी दूसरे को क्रिया देख लेगी तब चलने लगेगी, उस पर रेट आ जाएगा। ऐसा कोई अपक्रिया जो दूसरे को देखकर, दूसरे अपक्रिया के द्वारा उसकी दरों में परिवर्तन होने लगे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक बोलते हैं। प्रेरित उत्प्रेरक का अगर हम डिफाइन करें तो आप देखोगे Na3AsO3 एक ऐसी अपक्रिया है जिसको अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, मतलब ऑक्सीडाइज कराएं, क्या बताता है? कहता हम ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। इसका नाम सोडियम आर्सेनाइट है। क्या है? सोडियम आर्सेनाइट एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, मतलब ऑक्सीकृत कराएं, तो वो कहता है हम ऑक्सीकृत नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक और भी है, जैसे सोडियम सल्फाइड को नाम सुने होंगे, SO3 है, सल्फेट की सल्फाइड नाम पढ़ना, स्टार्टिंग में बताया गया वो सोडियम सल्फाइड। अगर हम सोडियम सल्फाइड की बात करें, इसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, तो कहता है भैया हमारा तो हो जाएगा, हम क्या बना देंगे? सोडियम सल्फेट SO4 कर देंगे। सोडियम आर्सेनाइड को जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो नहीं हो पाता है, जबकि सोडियम सल्फाइड को अगर ऑक्सीकरण कराया जाए तो सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। लेकिन अगर दोनों को साथ में ले लिया जाए, Na2AsO3 को और Na2SO3 को, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए, तो ये भी ऑक्साइड में चला जाता है और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब दोनों, ये भी 4 पे चला जाएगा Na3AsO4 और ये भी चला जाएगा Na2SO4। मतलब ये भी आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट हो जाएगा।
और ये तो क्या बन गया है, सोडियम सल्फेट। अब ये क्या समझ पा रहे हो कि जब सोडियम आर्सेनाइड अकेले ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यह क्रिया नहीं चल पाती है, लेकिन सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तब चलती है। लेकिन सोडियम सल्फाइड चलती है, इसी के साथ इसको भी ले लिया जाए साथ में, तब दोनों चलने लगते हैं, दोनों बदलने लगते हैं। क्या सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन जब इस सब क्रिया के साथ आया था हो रहा है। अब ये अब क्रिया उत्प्रेरित हो गई, चलने लगी, किसके वजह से? इस अपक्रिया की वजह से। इसलिए जब कोई अपक्रिया किसी दूसरे अपक्रिया को देखकर या दूसरे अपक्रिया के प्रभाव में चलने लगती है या उसका दर घट या बढ़ जाता है तो ऐसे का नाम क्या रखा गया? प्रेरित। तो आपको बहुत पहले पता है किसी दूसरे के वजह से ही को प्रेरित करते हैं, लिख लो यहाँ पर। आपके साइंस बहुत ही आसान होती है अगर आप इनके वर्डों को समझते हो, इनके मैसेज या भाषा को समझते हो तो, और नहीं समझते हो तो मतलब बहुत कठिन है साइंस पढ़ना। मतलब सर वहाँ पे NH3 रहेगा, Na3SO3 होता है। जैसे गांव में घूमने वाले प्रेरित होते कि नहीं? कोई बगल वाला दोस्त जाएगा तब आप जाओगे घूमने सुबह, वो आज सुन जी तो आपको सुन जाओगे, मतलब आपके घूमने का जो गुण है वो किसी दूसरे की वजह से आता है। अच्छा, रोड पे घूमने वालों को देखे होगे, हम तो आज तक जान नहीं पाए वो किस पर्पज से घूमते हैं। उसमें 4 तरह के लोग घूमते नजर आते हैं। हम तो भी घूमने आते थे, गर्मी के दिनों में रोड पे घूमे हैं तो हमें 4 तरह के लोग मिलते थे। उसे हम एनालिसिस करने में बहुत मतलब हाइयर है। हम कोई चीज देखते हैं तो उसकी एनालिसिस विश्लेषण करते हैं। एक तो वो लोग मिले जो बहुत दुबले पतले हैं, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आ रहे थे, और एक वो है जो बहुत मोटे तगड़े हैं, वो अपने वेट को डाउन करने आ रहे थे। अब हमारे समझ में नहीं आता कि घूमने से 2 ही काम में से एक हो पाएगा, मतलब रबड़ से लिखाएगा कि मिटेगा, ये दोनों काम हो सकता है? नहीं। अब दुबला मोटा हो जाएगा कि मोटा दुबला हो जाएगा, ये तो हमको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि घूम तो दोनों रोड पे रहे थे। मोटे भी हमें 2-4 दिखते थे, औरतें थी और आदमी थे जो अपने वेट को लूज करने के लिए चल रहे थे सुबह, और कुछ दुबले पतले भी आए थे जो वेट को बढ़ाने के लिए आए थे। अब रोड पे चलने से दोनों एक साथ हो जाए तो हमें नहीं लगता कोई एक हो पाएगा, या तो लूज होगा या तो बढ़ेगा। भाई कोई दवा ऐसा है जो ठीक भी करेगा नहीं भी ठीक करेगा, ये कौन सी बात है? नहीं, दोनों होगा। डाइट पे डिपेंड है। तो फिर घूमने का क्या मतलब? डाइट एक्सरसाइज सेम होता है, वेट गेन वेट लॉस नहीं। हम बताएं, देखो तीसरा फैक्ट, उसमें आपको जानना होगा कि हमारे घूमने की वजह से हमारे वेट लूज नहीं होने वाले हैं। जिस पर्पस से वो दोनों आए हैं, चाहे वो वेट बढ़ाने के लिए आए हो या वेट घटाने के लिए आए हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ वो ब्रीदिंग का एक प्रोसेस होती है जिसमें आप अच्छे श्वसन कर सकते हो सुबह उठकर। बाकी उससे ना तो वेट लूज होना है और ना वेट हाई होना है। लेकिन दोनों लोग जो आते हैं मेंटलिटी लेकर कि हम सुबह चलेंगे तो हमारी फिटनेस आ जाएगी, ये गलत है। फिटनेस सिर्फ हमें वर्कआउट से होता है, जिम से होता है। जिम जिसको नॉर्मल वर्ड में योगा भी करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, मतलब डाइट ले लेके लॉस नहीं कर रहे हो, वर्कआउट का मतलब चाहे खेत पे कुदाल लेके बैठ जाओ या जिम में सामान लेके बैठ जाओ, मतलब पसीने बाहर आने चाहिए, तब आपकी बॉडी फिट होगी। फिट उसमें दोनों बेस पे होगी। कमजोर रहोगे तो मजबूत बन जाओगे, मजबूत रहोगे या ज्यादा फैट होंगे तो गलके खत्म हो जाएंगे। वो सिर्फ वर्कआउट से होता है, ये सुबह घूमने से नहीं होता। सुबह घूमने से सिर्फ आपकी थोड़ी सी श्वसन क्रिया ठीक हो जाएगी बस, जबकि वो दोनों पर्पस से आते हैं। तीसरा, उसमें कुछ घुमाने आते हैं, वो ना अपना वेट लूज कराने आए हैं और ना बढ़ाने आए हैं, वो किसी का साथ देने आए हैं। वो साथ तक जाएंगे फिर साथ लेके आएंगे। दिस इज थर्ड पर्सन, ये भी रोड पे घूमते नजर आएंगे। उनका काम है किसी को वहां तक पहुंचाना और लाना। चौथे नेचर के भी आपको मिलेंगे, वो किसी की वजह से आते हैं। तो there are 4 type of the person that walking, morning walking in रोड पे वॉकिंग करने वाले 4 तरह के लोग हैं। चारों की अपनी अपनी सोच है। ऐसे क्लासेस नहीं होती, पढ़ाई करने में हर तरह के लोग पढ़ने नहीं आते हैं। वो अपने हिसाब से कोचिंग ढूंढते हैं, अपने हिसाब से किताब ढूंढते हैं, अपने हिसाब से स्कूल ढूंढते हैं, यहाँ तक कि नाम कटा के वहां करा देंगे। देखे कि अगर दिक्कत हो रही है, हमारा रेडिकल यहाँ पे नहीं है, तो अपने आइन को चेंज करा के दूसरे रेडिकल में करा लेते हैं। तो ये चीजें आपको जानना होता है, अलग अलग तरह के पढ़ाई। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इसके आगे का, उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष। वैसे आप लोग तो इनसे अलग हो क्योंकि ऐसे एरिया में आके पढ़ रहे हो जो राजस्थान के जैसा है। राइट में जरूर कुछ करोगे, ऐसा और भी किया जा सकता है। क्या आईडी बाबू?
उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक बेस, राइट। हमने आपको उत्प्रेरक बताते समय एक चीज बताया था कि जैसे दो लोग जो झगड़ा करते हैं गांव में, वो लोग अकर्मक की तरह होते हैं, उनमें कोलिजन होती है, लेकिन एक थर्ड पर्सन होता है जो झगड़े को बढ़वाता है, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन एक और फोर्थ पर्सन होता है जो उत्प्रेरक वाले को, मतलब जो झगड़ा बढ़वाया घटवा रहा है, उस पर डोज देता है। जैसे मान लीजिए ए और बी झगड़ा कर रहे हैं, सी जा जाके उन दोनों को चढ़ा या घटवा या बढ़वा रहा है, लेकिन एक डी है जो सी को समझा रहा है थोड़ा सा और। तुम नहीं समझा पा रहे हो क्या? ये भी डाटा उसे बताओ। मतलब ये चौथा पर्सन होता है। चौथा किसको बढ़वाएगा? रिएक्शन के रेट को बढ़वाएगा नहीं, झगड़े को बढ़वाएगा नहीं, जो झगड़ा बढ़वा रहा है उसको बढ़वाएगा, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अब जो अक्रिया की दर को बढ़ाते या घटाते हैं वो क्या कराते हैं? उत्प्रेरक। जो अक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो क्या होते हैं? लेकिन जो उत्प्रेरक की ताकत को घटाते बढ़ाते हैं, उसमें बढ़ाने वाले को उत्प्रेरक, वर्धक, वर्धक मतलब प्रमोटर बढ़ाने वाला, और घटाने वाले को उत्प्रेरक। ये अक्रिया को नहीं डिस्टर्ब करते, ये उत्प्रेरक को डिस्टर्ब करते हैं। उत्प्रेरक तो अक्रिया की दर को घटा बढ़ा रहा है, लेकिन ये उत्प्रेरक की ताकत को, पावर को बढ़ाते या घटाते हैं। बढ़ाएंगे तो उत्प्रेरक वर्धक और घटाएंगे तो उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को, अक्रिया की नहीं, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उसके कैपेसिटी या पावर को इंक्रीज करते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इंग्लिश में कैटालिटिक प्रमोटर कहा जाता है इसे। क्षमता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्लास 10 से एग्जाम्पल आप पढ़ते आ रहे होंगे। अमोनिया के फॉर्मेशन में जब हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे चलती है, बहुत स्लो मोशन में चलती है, लेकिन इसमें आयरन का चूर्ण ले लिया जाए तो आयरन उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। उत्प्रेरक का कार्य करेगा तो इसका काम क्या है? अब क्रिया की दर को बढ़ाना। अब ये अमोनिया का फॉर्मेशन तेज होने लगेगा, लेकिन इसी में अगर मॉलिब्डेनम भी मिला दिया जाए तो ये किसका काम करता है? उत्प्रेरक वर्धक। ये किसके ताकत को बढ़ाएगा? आयरन की ताकत को। तो आयरन और अक्रिया को बढ़वाएगा। मतलब ऐसा पदार्थ जो अक्रिया की दर को बढ़ाए वो उत्प्रेरक, लेकिन ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाए वो उत्प्रेरक वर्धक। तो इसमें मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। मतलब अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक का कार्य और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। एग्जाम्पल आप नीचे लिख लोगे। दूसरा परिभाषा तो आप लिख सकते हो। जी सर, जी सर। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, कैटालिटिक पॉइजन। अगर आपको बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं तो हर चीजों को जानना पड़ेगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जो लड़का सबसे ज्यादा लिख के आएगा सबसे ज्यादा नंबर पाएगा। सही गलत ज्यादा मायने नहीं रखता, सही गलत खाली कंपटीशन में मायने रखता है। बोर्ड एग्जाम में लिखा है मतलब कुल ठीक है, नंबर मिलेगा। पूरा लिखा है ज्यादा नंबर मिलेगा। तो पूरा कब लिखेंगे? लिख पाओगे जब पूरा आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं सिलेबस को पूरा जानो, हर हेडिंग को जानो, थोड़ा सा ही जानो लेकिन हर हेडिंग को जानो, ताकि कोई भी हेडिंग आ रही है, कोई भी पॉइंट आ रहा है तो हर पॉइंट को आप छोड़ो ना, थोड़ा सा लिखो, नहीं लिख दो, थोड़ा थोड़ा देगा तो ज्यादा हो जाएगा। आप जो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं उन्हीं का पेपर बिगड़ता है। वो हर क्वेश्चन करके आ गए, तुम्हारा पेपर कितना बिगड़ेगा तो सबसे बेहतर है, लेकिन हर क्वेश्चन करके आना है। अब हर क्वेश्चन तभी होगा जब हर हेडिंग आएगी, इसीलिए हर हेडिंग को जानना जरूरी होता है। अच्छा, लिखना क्या है? जो हम लिखाते हैं नहीं, जो तुम समझते हो इस टॉपिक पे, तुम क्या समझ पाए वही चीज अपने भाषा में लिख दो। हिंदी तो लिखना सबको आता है, अपने बातों को सही भाषा में लिख देना, जो भी इगर फिगर रिएक्शन आता है वो लिख देना, वही आपका जवाब होता है। टीचर क्या लिखा है, गाइड में क्या है, विद्या में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और अगर विद्या विद्या छाप के आओगे आधा नंबर काट देगा, क्योंकि टीचर पढ़ के ही जान जाता है कि कुछ रखा है, दिखा लो, मरका लो इसे कि मतलब किताब वाला एकदम लाइन टू लाइन रटे हैं।
तो ऐसे कंडीशन में बस आपको समझ उत्पन्न करना है। एक एग्जांपल में हम बता दें कि अगर इसी मॉलिब्डेनम को हटा के कोबाल्ट ले लिया जाए, क्या तो इसकी क्षमता को घटाने लगता है 20-15। एग्जाम्पल कि जब अमोनिया का निर्माण आयरन की उपस्थिति में किया जाता है अगर, तो वहां पे मॉलिब्डेनम की उपस्थिति उसकी उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटालिटिक प्रमोटर। बट वहीं पे अगर कोबाल्ट को रिप्लेस कर दे रहे हैं, कोबाल्ट को रख रहे हैं, तो वो उसके पावर को घटाने लगता है, मतलब उसकी क्षमता को घटा देता है, जिसको क्या बोलेंगे उत्प्रेरक बेस या कैटालिटिक पॉइजन। एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आने लगेगा। प्रैक्टिस अभ्यास बहुत जरूरी है, वो रोज करते हैं। पढ़ाई करना उतना जरूरी नहीं है जितना 50 तरह की कुश्ती सीखने से अच्छा है एक तरह की कुश्ती बेहतरीन याद हो, कि चाहे जितना बढ़िया पहलवान रहे तो उसमें उतना, जैसे मान लीजिए हर तरह का बॉल खेल लेते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन खाली स्पिन खेल लेते हो टाइट, मतलब स्पिन में को बॉल नहीं रुका तो कुछ बाउंड्री पर, तो तुम्हें कौन जरूरी कुल बॉल मारे क्या रन लेकर, स्पीड वाले में ठोक दो 25-26 रन के ऊपर में, फिर बैठा रहो खड़ा रहो, इसे 2-4 एक लो। एक चीज बहुत बेहतरीन आना चाहिए कि जब मिल जाए तब गए बाउंड्री पर, तो हमें एक दो जड़े खेल और एक रन पुल पे बनाई होना तो बहुत बेहतरीन नहीं कर पाओगे। इसलिए बताया जाता है कि आप जिस चीज को सीखो उसको बेहतरीन सीख लो, ऐसा नहीं कि सब चीजों को सीख लो। तो हम लोग बहुत ज्यादा चीजें पढ़ ले मायने नहीं रखता है, जो पढ़ ले उस पर अभ्यास ज्यादा कर दे ताकि ऐसे क्वेश्चन हमसे छूटे ना, वही आपका बेहतरीन स्टेज होगा। एक टॉपिक होती है कि उत्प्रेरण को समझने के लिए उत्प्रेरण के सिद्धांत को पढ़ना होता है। अगर आप क्वेश्चन करो कि सर ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, क्रिया की दर को कैसे बढ़वा देते हैं, उत्प्रेरक का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, उनके कौन से ऐसे एक्टिविटी है जो अब क्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं, अब क्रिया को तेज करवा देते हैं, तो उनको समझने के लिए क्या पढ़ते हैं। क्योंकि उत्प्रेरण कितने तरह का था, अरे वो तो प्रकृति पे था, अवस्था पे कौन कौन, समांगी और तो समांगी उत्प्रेरक में क्या कंडीशन थे, ऐसे में उत्प्रेरक और अभिकर्मक समान प्रावस्था होते हैं। इनको समझने के लिए एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसका नाम है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। और दूसरे को समझने के लिए हम पढ़ते हैं अधिशोषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। और इसको लिखने से पहले हम आपको बता दें माध्यमिक यौगिक सिद्धांत किसको समझाएगा, समांगी उत्प्रेरक को, और अधिशोषण सिद्धांत किसको समझाएगा, ये हमें क्या समझाने वाला है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ा देता है। इसको समझने के लिए आप फिर अपने नेचर में समझाते हैं आपको, जैसे झगड़ा कैसे बढ़ा लिया जाता है। मान लीजिए ए और बी जो लोग झगड़ा कर रहे हैं और हम सी एक कैटालिटिक है, हम एक उत्प्रेरक का जो क्रिया की दर को मतलब झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जाके सामने सामने कहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, दोनों मिलके कूट देंगे हमको, क्या है और झगड़ा बढ़ाने। वहां पे हमें कुछ अपने गुणों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे डंडा नहीं लिएगा तो डंडा लेके घूमत चला जाओ, इसे वही नहीं के चलाओ, बराबर डंडा रहा नहीं, अब लड़का तो बाहर काम चल जाए, उसको तो हाथ में मत दो, वही रखा आसपास तो उससे उठा ही लेगा। हाँ, जैसे आप देखोगे जब क्लास में बदला लेना होता है, सर जी को डंडा मंगाई जान लो अपन भी 25 बार खाई तो बढ़िया डंडा घेर के लाओ। सर जी डंडे देखा ना कौन जल्दी लोकल देखे टाइट दो ठोक दे बढ़िया से। ऐसे कंडीशन में हम बता रहे हैं कि ए और बी दोनों झगड़े कर रहे हैं, अगर हमें उस अपक्रिया की दर को झगड़े को बढ़ाना है तो हम दो तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर हम समांगी उत्प्रेरण में काम कर रहे हैं, मतलब गैसों के रिएक्शन में गैस है या द्रवों के रिएक्शन में द्रव है या ठोसों के रिएक्शन में ठोस है, तो ऐसे को तो समांगी उत्प्रेरण करते हैं। ये किस नियम पे करता है, ये पहले किसी एक अकर्मक के पास जाता है, उसको अपने साथ बना के जोड़ के एक यौगिक बना लेता है, मतलब अपने साथ ले लेता है, और ऐसे यौगिक को बीच में बनाया तो क्या नाम देंगे, फिर अपने जाता है दूसरे अकर्मक के पास, उसको वहां पहुंचा देता है और खुद निकल लेता है। तो दोनों जुड़ गए कि नहीं। अब ध्यान से समझना, ए यहाँ घूम रहा है, बी यहाँ घूम रहा है, दोनों को रिएक्शन करने हैं, लेकिन दोनों जब तक कोलाइड नहीं करेंगे, दोनों जब तक मिलेंगे नहीं, दोनों में जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगा तब तक अब क्रिया नहीं होगी।
क्या है कि अभी दोनों इधर उधर घूम रहे थे, अभी हम क्रिया नहीं कर रहे हैं, अब क्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है, कई आधे घंटे एक घंटे में दो लोग मिल रहे हैं, एक कैटलेटिक आया उत्प्रेरक आया, एक को यहाँ गया पकड़ा, कहा चलो हमारे साथ चलते हैं, इधर अपने से यौगिक बनवा लिया, फिर घूम के इनके पास गया, इनसे जुड़वा के जल्दी से बनवाया, फिर दूसरे को पकड़ा, उसको ले जाके वहां पकड़वाया, तो रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो धीरे धीरे कभी मिलते थे उनको जल्दी जल्दी मिलवाने लगा। लेकिन कैसे? पहले वो एक के पास गया, उससे अपने कंबाइन किया, बॉन्डिंग करके यौगिक बनाया, फिर दूसरे अपकर्मक के पास गया और जाके क्या बना दिया? उत्पाद और स्वयं अपक्रिया से क्या हो गया? अलग। देखते हैं कैसे। अगर ए गैस है सपोज कर लो, और बी भी क्या है, और ये रिएक्शन चल के क्या बना रहे हैं? ए बी क्या है, और इसमें अगर एक कोई कैटलिटिक है सी, ये उत्प्रेरक है, और ये भी क्या है? तो समांगी होगा कि विस्मांगी? गैसों के क्रिया में गैस उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो कैसा होगा? ये क्या करेगा? हम इसको कैटलिटिक को सी में लिख के हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविद, क्रियाविद का मतलब कैसे हुआ, क्रिया कैसे बढ़ गया? पहले यम किसके पास आया होगा? ए के पास। कहेगा भाई हमारे साथ चलो एम बनाते हैं, फिर एम किसके पास चला जाएगा? क्या बनवा देगा? और खुद क्या हो जाएगा? तो ये जो बीच में थोड़ा सा बना लिया था, इसी का नाम क्या हो जाता है? माध्यमिक माने बीच में, मीडियम, यौगिक माने कंपाउंड। क्या ये हमेशा के लिए बना लिया था? नहीं, फिर ले जाकर उनके पास पहुंचा दिया। झगड़े में अब कैसे कराना है? मान लो ए गोरखपुर रहते हैं, बी गांव में रहते हैं, दोनों भाई ये झगड़ा करवाना है, हो जाएगी? तो ऐसा करो, एक भाई को बैठाओ मोटरसाइकिल पे, चलो गोरखपुर घूम आवाज आ रहा है, वो जब बैठ ली तो मैं गोरखपुर पहुंचाओ, और वो वही एरिया घुमाओ जाओ के भैया रहा 4 दिन से उनका है, सोचे रहे कि सनीचर के साथ झगड़ा करा तो आज छुट्टी रही, वही पहुंचाया हो गली मुझे बड़रात है बाजारी में, देख ली वही भिड़ गए तुरंत। अभी झगड़ा हो तब तो के तोरे रात आज शुरू, मतलब अब क्रिया किधर को बढ़वा दिए कि नहीं बढ़वा दिए? कैसे बढ़वाए? किसी एक इंटरमीडिएट को, मतलब किसी एक रिएक्टेंट को पकड़े, उसको अपने साथ लिए, अपने साथ क्या बना दिए? माध्यमिक यौगिक। यम जो उत्प्रेरक है, ये पहले एक अपकर्मक के साथ ज्वाइन करके माध्यमिक यौगिक बनाया, फिर ये दूसरे के अणु के पास गया और उसको उत्पाद में बदल के खुद क्या हो गया? अलग। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा? समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। कोई है क्या? कोई आया है? फिर तो गैस बनाना है। अनशोषण सिद्धांत ये किसको बताएगा? बिस्मार्की का मतलब अगर ए गैस है, बी भी गैस है, लेकिन जो हमारा कैटलिटिक है, जो उत्प्रेरक है, वो कैसा है? और जो बन रहा है एडीओ भी क्या है? ये गैसों की अपक्रिया में अगर सॉलिड रिएक्शन करने आ जाता है, ठोस रिएक्शन करने आ जाता है, अपक्रिया की दर को बढ़ाने आ जाता है जो उत्प्रेरक, तो ये किससे करने मिल जाएगा? बिस्मार्की ऊपर की व्याख्या कौन करेगा? अवशोषण का मतलब होता है किस बेस पे? ये देखो, मान लीजिए ए और बी दोनों है, एक गांव में रहता है, बी गोरखपुर रहता है। पहला कंडीशन ये है कि तुम ए के पास जाओ, उसको बैठाओ, लेके जब पहुंचाओ बी के पास, वो दोनों झगड़ा शुरू, मतलब रिएक्शन शुरू। लेकिन दूसरा कंडीशन है घर पे पार्टी बनाओ, दोनों को कार्ड भेजो, वो भी आपके घर आएगा शाम को खाने के लिए, वो भी आएगा, जैसे दोनों पहुंचेंगे शुरू, आप शुरू, आपको कहीं जाना है? नहीं। ये क्या करता है? यह एक कैटलिट होता है, कैटलिट का मतलब एक ठोस। ए और बी क्या होते हैं? गैस के कण, ये भागते रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अधिशोषित कर लेते हैं। अधिशोषित का मतलब अपने पास बुलाते हैं, अपने भी चिपका लेते हैं, जिससे इनका बॉन्ड बन जाता है। क्या बॉन्ड बन जाता है? ये यम उत्प्रेरक है, ए अपना बॉन्ड बना लिया और बी भी अपना बॉन्ड बना लिया। किसके साथ? मतलब यम के घर, कैटलिटिक के घर दोनों पहुंच गए, क्योंकि दोनों को ये अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित करने के बाद ये दोनों बढ़िया बॉन्ड बना लेते हैं। बढ़िया बॉन्ड मतलब यहाँ से थोड़ा सा टाइट। अभी जैसे जब लोग घर आ रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं, अब ये दोनों जब आपस में देखेंगे ना, कहेंगे यार हम लोग गलत हो गए, यहाँ से बॉन्ड लूज करो, हमारे पास आपस में शुरू कर दो, और आगे चल के इसको छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा? अलग। और ये दोनों एडी बन के क्या हो जाएंगे? एकदम अलग। ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा पार्टी में, जैसे आपके दो दोस्त हैं ए और बी, आपने पार्टी में बुलाया ए और बी को, ए आया,
हाल चाल लिया, गले मिला, हाथ मिलाया, पानी पिया, चाय पिया, तब तक बीवी आ गया। मान लीजिए ये भी बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो उन्हें दोनों तो छोड़ के अपनी करनी है, कहीं अब चलो बोले छत पे चले थे नीचे बैठे बनाओ तो बढ़िया है, एकांत ठीक रही। ऐसे कंडीशन में क्या ए अकेले था तो आपको छोड़ के जा रहा था? बी दोनों टक्कर सिद्धांत से क्रिया करने वाले हैं। ए बी पहले कैटलिटिक के पास आए, फिर लूज बॉन्ड बनाए, फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, फिर जैसे वो दोनों ने अपना बॉन्ड बनाया प्रोडक्ट बन के हट गए। ये कैटलिटिक ऐसे लगातार करता रहता है, अणुओं को खींचता रहेगा, उनको उत्पाद में बना के बदलता रहेगा। क्या ये चीजें ये दोनों मिलते कभी? हो सकता था कभी टक्कर करते, प्रभावी टक्कर होता तो मिलके बनाते, लेकिन इसमें मिलाने में मदद कौन कर रहा है? एम कैटलिटिक। और ये कैटलिटिक किस नेचर पे काम कर रहा है? तो ऐसे कौन कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? इससे पहले आपको एक टर्म जानना होगा, अवशोषण और अधिशोषण में फर्क है बाबू। अवशोषण मत लिखना, अवशोषण का मतलब होता है अणुओं को अपने अंदर ले लेना, अधिशोषण का मतलब होता है अणुओं को अपने पृष्ठ पे चिपका लेना। जैसे पावरोटी को देखो, दूध में डालो, दूध अंदर जाता है या बाहर सिप जाता है? अंदर जाता है, मतलब वो अवशोषण है। क्या है? अब दूसरा फैक्ट, आप एक बिस्किट को लो, क्या बिस्किट, और बिस्किट को आपको बहुत गाढ़ा दूध है, गाढ़ा का मतलब खोआ हो चुका है, और खोए में डाल दिए और निकाल लिए, खोआ अंदर चला जाएगा या ऊपर चिपक जाएगा? जब कोई पदार्थ किसी के पृष्ठों पे चिपक जाते हैं तो ऐसे टर्म को हम अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्ब एडी एडजॉर्प्शन। लेकिन जब किसी पदार्थ के कण उसके पृष्ठ पे भी रहते हैं और अंदर भी चले जाते हैं तो उसे अवशोषण एब्जॉर्ब कहते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? एडजॉर्ब बोल रहा है, मतलब ये अपने अंदर नहीं घुसने देगा, पृष्ठ पे चिपकाएगा, उत्पाद में बदलेगा और भेज देगा। ये किसको बताता है? समांगी उत्प्रेरण। ये किसको बताता है? इसमें कुछ अलग मैकेनिज्म है, इसके कुछ अलग मैकेनिज्म है। हिंदी हम बोल दे रहे हैं, लिख लो और फिर फिगर बनाओ। पहला नंबर डाल के लिखो, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें उत्प्रेरक पहले, इसमें उत्प्रेरक पहले अकर्मक के एक अकर्मक, इसमें उत्प्रेरक पहले एक अकर्मक से जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है। और पुनः दूसरे अभिकर्मक अभिकर्मक के साथ उत्पाद बनाकर स्वयं अलग हो जाता है। बस जो हिंदी लिखी हुई लिख ले जाओगे ना, हम इसमें कुछ इसका नहीं बताते हो, जो समझाए रहते हो वो हिंदी बोल देते हैं। पहले तो यही जानना है कि माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें उत्प्रेरक पहले एक अभिकर्मक के साथ जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है और पूरे दूसरे अभिकर्मक के साथ संयोग करके या दूसरे अभिकर्मक के साथ उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। यही इसमें कंडीशंस हैं। नीचे वाला एग्जांपल लिख देना इसका। क्रियाविद का मतलब मैकेनिज्म, कैसे हुआ ये बताता है।
रिगार्डिंग दूसरा नंबर बताएंगे। अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें अभिकर्मक के कण उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। इसमें अभिकर्मक के कण उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं और परस्पर उत्पाद में परिवर्तित होते रहते हैं। परस्पर उत्पाद में परिवर्तित होते रहते हैं। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। ये देख लो कैसे हुआ है। ये आपके रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे मैकेनिज्म बताया गया है। एक एग्जाम्पल है उसका मैकेनिज्म है।